सुबह का नूर हर सू फैल चुका था। फजर बस कज़ा होने को थी। बाजमात नमाज अदा करने वाले मर्द, खसूसन बुज़ुर्ग, हाथों में पकड़ी तस्बीह के दाने गिराते घरों को लौट रहे थे। देर से उठने वाले चंद नौजवान जाती नमाज को पकड़ने की कोशिश में मस्जिद की सिमत दौड़ रहे थे। किसानों ने अपनी रेडियों के साथ बैल जोते और खेतों को चल दिए। रेडियों के चलते चरचराते पहियों और बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज़ें अजब सासुर बखेर रही थीं। इर्द गिर्द के इक्का दुक्का घरों में चाटियों में घूमती बरकी मधानियों की घरड़ घरड़ ने भी हिस्सा मिलाया। परिंदों के फुर्र करके उड़ने और चहचहाने की आवाज़ों में ये तमाम आवाज़ें मिली तो माहौल में खुशगवार सा शोर पैदा हो गया। सुरैया नमाज के बाद मुसल्ले पर बैठी करीबी घर से सूरह रहमान की तिलावत बमा तर्जुमा की आवाज़ सुनते हुए तस्बीह व वज़ाइफ में मसरूफ़ थी। माअन बैरूनी दरवाज़ा खटके से खुला। तुफ़ैल और साद आगे पीछे घर में दाखिल हुए। सुरैया ने एक नज़र तीनों मसरूफ़ बेटियों पर डाली और मुसल्ले से उठ खड़ी हुई। साद दुकान पर जाने की तैयारी करने के लिए कमरे में चला गया और तुफ़ैल सहन में बिछी चारपाई पर बैठ गया। सुरैया ने मामूल की तरह घड़े से पानी का गिलास भरा और तुफ़ैल की जानिब बढ़ गई। ना जाने कैसे पैर रपटा, बामुश्किल खुद को गिरने से बचाया था, मगर पानी का गिलास तुफ़ैल पर जा गिरा। अंधी हो नज़र नहीं आता कभी जो इस औरत ने ज़िंदगी में कोई ढंग का काम किया हो। तुफ़ैल को तो ऐसे किसी मौका की तलाश ही रहती थी। इधर सुरैया से कोई गलती सरजद होती, उधर वो धाड़ने लगता। रियायत देना तो इस बंदे ने सीखा ही नहीं था। मैंने जानबूझकर थोड़ी गिराया है, वो इत्मीनान से बोली। उसके इतने इत्मीनान पर वो और भी सुलगा। मुझ पर जानबूझ के कुछ गिराती तो बम गिराती। तुम्हारे जैसी औरतें ही होती हैं जिनको बंदों की कदर नहीं होती। मगर ये काम तो पिछले सिखाते हैं। पिछलों ने खुद कोई सीधा काम किया होता तो अपनी नस्लों को सिखाते ना। सुरैया सांस भर कर सर झटक कर रह गई। पिछले 23-24 सालों से वो इस सब की आदी थी। बात बात पर उसके पिछलों को गायबाना बातें सुनाना तुफ़ैल की आदत थी। अल्लाह जाने क्या बैर था उसे अपने ससुराल से। सुरैया तसल्ली से बावर्ची खाने चली आई। 4 जवान बच्चों का बाप हो गया है, मगर इस बंदे को अक्ल नहीं आई। खुदा जाने कब सुधरेगा। वो बड़बड़ा कर रह गई। तुफ़ैल की 25 मिनट की मुसाफत पर शहर में जूतों की दुकान थी। जब से साद बीए के बाद बाप के साथ दुकान संभालने लगा था, दुकान मज़ीद वसी हो गई थी और काम खूब चल निकला था। तुफ़ैल तबीयतन संजीदा और तुंद मिजाज इंसान था। उसने सुरैया की बात को जूते की नोक पर रखा था और सुरैया मिजाजन हलीम तबा और दब जाने वाली थी। उस आंगन में उतरते हुए शौहर के रोब तले दब गई थी। तुफ़ैल ने शादी के अव्वलीन दिनों में भी बीवी के चाव ना उठाए थे। यहाँ तक तो खैर थी, मगर तुफ़ैल तो सुरैया के मैके जाने के ख़िलाफ़ था। माँ बाप और 2 साल छोटा ज़फ़र राह तकते थक जाते थे, मगर तुफ़ैल ख़ुद को इस कदर मसरूफ़ रखता था कि सुरैया चाह कर भी मैके जाने का ज़िक्र ना करती थी। जब 7 साल भर का था तो अब्बा मियाँ सख्त बीमार हो गए। अम्मा ने पैगाम भेजा कि हर खटके पर सर उठाकर पूछते हैं, सुरैया आई है, एक बार आकर बाप को सूरत दिखा जाओ। सुरैया तड़प उठी और तुफ़ैल के आगे अर्ज़ी डाल दी, मगर वो टाल मटोल से काम लेने लगा। जब सुरैया का इसरार बढ़ने लगा तो तुफ़ैल को तैश आ गया। ओहो, मर क्यों रही हो? अभी बीमार ही है ना? मर तो नहीं गया? जब वक्त मिलेगा ले जाऊंगा। सुरैया का हाथ दिल पर जा पड़ा, मगर परवाह किसे थी। 15 दिन गुजर जाने के बाद तुफ़ैल तौन व करहन उसे ले गया था, मगर जाने अब्बा मियाँ को किस बात की जल्दी थी कि बेटी की सूरत देखने का भी इंतज़ार न किया। इधर उन्होंने दहलीज पर कदम रखा, उधर वो आंखें मूंद गए। ये कल्प उसके दिल से जाता ही ना था कि वो बीमार बाप की खिदमत से महरूम रह गई। अगर मामूलात की बात की जाए तो सुरैया ने सारी उम्र हड्डियाँ छितवाई थीं। छोटी छोटी बातों, मामूली गलतियों पर हाथ उठा लेना तुफ़ैल के लिए इंतहाई मामूली बात थी। इधर से चूक होती, उधर ज़ुबान से गोलाबारी के साथ साथ जूता सोटा और जो भी मुयस्सर आता बरसाने लगता। साद के बाद सादिया, नादिया और हादिया ऊपर तले चली आईं, मगर तुफ़ैल के दिल में खौफ खुदा न जागा। जब तक वो अपने हाथ की खारिश दूर न कर लेता उसका दिन ही ना गुजरता था। सुरैया ने सारी ज़िंदगी हड्डियाँ सिकवाईं, मगर अब्बा मियाँ की बात को पल्लू से खोल कर ना फेंका। देख गुड्डिए, जिस घर में औरत की डोली जाए ना, वहाँ से उसका जनाजा ही निकले। तू अपने घर से वफ़ा करने में इस तरह जान से गुजर जाना कि एक तेरे ना होने से इस घर के दरो दीवार वीरान हो जाएं। बस तब से खुद से किए वादे पर कारबंद थी, क्योंकि अब्बा मियाँ ने ये तो बताया ही नहीं था
کہ اگر اگلے ہی قدر نہ کریں، سامنے والے وفا کے معنی سے بھی نہ آشنا ہوں تو پھر کیسی وفا؟ 7 برابر کا ہونے لگا تو طفیل کے ہاتھ خود بخود ہی رکنے لگے، اگرچہ وہ کچھ بھی نہ کہتا تھا، ماں باپ کی جھڑپ میں کبھی بھی نہ بولتا تھا کہ گمسم سی فطرت کا مالک تھا، مگر شاید طفیل کو لاج آنے لگی، مگر ثریا کو پھٹکارے بنا اس کا دن کیسے گزرتا؟ سو وہ اپنا دن زیادہ نہ سہی مگر اچھے سے گزار لیتا تھا۔ سنہری رو پہلی کرنیں ہر سو پھیل چکی تھیں، کھیت والے کھیتوں کو چلے گئے اور گھر والیوں نے کام کاج نپٹا لیے۔ سعدیہ نے گھر کی مغربی دیوار کے ساتھ سٹول رکھا اور چڑھ کر ساتھ والے گھر میں جھانکا۔ سامنے کچن نما چھپر میں دھلے ہوئے برتن رکھے ہوئے تھے اور پتیلیاں دیوار کے ساتھ کھڑی کر رکھی تھیں جن کی سیاہ پشت پر مٹی کی تازہ لیپ کی ہوئی تھی۔ چولہے اور اس کے ارد گرد تھوڑی سی جگہ پر مٹی کا پوچھا پھیر رکھا تھا۔ چولہے کے اندرونی حصے کی مٹی جل جل کر اپنی اصلی رنگت کھو کر نارنجی ہو چکی تھی۔ چاچی دیوار کے سائے میں چارپائی ڈالے بیٹھی تھی، چارپائی سے بندھے جھولے میں اپنے نکے کو ڈالا ہوا تھا اور زور و شور سے اللہ اللہ کے سر بکھیر رہی تھیں۔ چاچی، سعدیہ اسی دیوار سے ٹنگی تھی جس کی چھاؤں میں وہ چارپائی ڈالے بیٹھی تھیں۔ آواز پر گردن اٹھائی اور مسکرائیں۔ ہاں نی کڑیے، کل دی کتھے سی؟ شکل ہی نہیں دکھائی۔ کل سے کہاں تھی؟ شکل ہی نہیں دکھائی۔ بس چاچی، کام ہی نہیں مکدے، کام ہی نہیں ختم ہوتے، وہ انہی کی بولی میں بولی۔ ہن بھی اپنے کام واسطے ہی آئی ہیں نا؟ چل چھیتی دس، اب بھی اپنے کام سے ہی آئی ہے نا؟ چل جلدی سے بتا۔ انہوں نے چٹکی بجائی۔ زردے والا رنگ چاہیے ہے تواڈے کول؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ نہ میری تھی، پچھلی واری تیرے چاچے نوں چول پکا کے دتے سی نا، ادوں دی کلیا پیا۔ جدوں تیرے چاچے دا آپ جی کرے گا نا میٹھے چول کھان نوں، ادوں لے کے آوے گا۔ نہ میری بچی، جب پچھلی دفعہ تمہارے چاچے کو چاول پکا کے دیے تھے نا تب ہی سے ختم ہو گیا تھا۔ جب تمہارے چاچے کا اپنا دل کرے گا نا میٹھے چاول کھانے کو تب ہی لے کر آئے گا۔ بولتے بولتے وہ جھولا جھلانا بھول گئیں تو نکا کسمسایا۔ وہ پھر سے پیر چلانے لگی۔ سعدیہ نیچے اتری اور سوچنے لگی کہ زردے والا رنگ اب کہاں سے آئے، بھابھی صفیہ سے اور پتہ کر لوں، اگر نہ ملا تو گلی سے کوئی بچہ بلا لوں گی۔ دائیں طرف والے گھر سے اٹھتے شور کو سنتے اس نے سوچا اور سٹول اٹھا کر مخالف سمت کی دیوار کے ساتھ رکھا۔ گھر میں جھانکتے ہی شور کی ساری وجہ سمجھ میں آ گئی۔ بھابھی اپنے 2 بیٹوں کی اسکول نہ جانے کی ضد پر تختی سے دھلائی کر رہی تھیں۔ انوری خالہ پیچھے پیچھے بہو کی پرزور مخالفت اور پوتوں کی بھرپور حمایت کر رہی تھیں۔ آج انہوں نے ماسٹر نہیں لگ جانا، چھوڑ دے چدری۔ سعدیہ کو بھی روتے ہوئے بچوں پر ترس آیا۔ بھابھی کیا ہو گیا ہے؟ کیوں سویرے سویرے بچوں کی دھلائی کر رہی ہو؟ ہلکان ہوئی بھابھی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اے سعدیہ، بیماری پڑنے اسکول میں کوئی جاندے؟ وہ خوب تپی ہوئی لگتی تھیں۔ بھابھی کے ہاتھ رکے تو انوری خالہ بڑبڑاتی ہانپتی اندر چلی گئیں۔ آپ پیار سے بھیجیں نا، خود ہی چلے جائیں گے، اس نے مفت مشورہ دیا۔ اتنی اچھی نسل ہوتی تو کیا ہی بات تھی۔ انور خالہ اندر جا چکی تھیں، ورنہ اس بڑبڑاہٹ پر ایک اور محاذ کھل جانا تھا۔ لے دیکھ لے، بھابھی نے لڑکے کو کندھے سے پکڑ کر اس کی طرف گھمایا۔ اگر جاتے ہیں تو یہ حال کر کے آتے ہیں۔ سعدیہ کی بے اختیار ہنسی چھوٹی۔ کالی پینٹ کی زپ ٹوٹی تو کیا تھی، سرے سے ہی غائب تھی۔ نیلی شرٹ کی اوپر والی جیب ادھڑ کر لٹک رہی تھی۔ مشین خراب ہے، کل بھی وردی کی وجہ سے چھٹی کی، آج بھی گردن تڑوانے کے ڈر سے اینٹ رہے ہیں۔ اچھا آپ میرے پاس بھیج دینا، میں سیٹ کر دوں گی۔ سعدیہ کی بات پر انہوں نے سر ہلایا اور پھر مڑ کر غصے سے بولی، جاتے ہو یا تمہارے باپ کو بلاؤں؟ بچے 2 گلی دور کریانے کی دکان پر بیٹھے باپ کے نام پر فوراً چلنے کو تیار ہو گئے۔ بھابھی زردے والا رنگ چاہیے، ہوگا آپ کے پاس؟ سعدیہ نے پوچھا تو انہوں نے سر ہلایا۔ ہاں ہے، رک لے کر آؤں، کہہ کر وہ باورچی خانے کی سمت گئیں اور تھوڑی دیر بعد پڑیا لا کر تھما دی۔ ان کا شکریہ ادا کر کے وہ سٹول سے اتری تو تار پر کپڑے پھیلاتی نادیہ مسکرائی۔ امی ٹھیک کہتی ہیں، سعدیہ جس دیوار کے ساتھ ٹنگ جائے تو دیوار ہی جیسے پکڑ لیتی ہے سعدیہ کو، اور تب تک نہیں چھوڑتی جب تک پورے محلے کی خیر خبر نہ لے لے۔ وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس دی۔ ویسے سعدیہ پنجابی تو بڑی فرفر بول لیتی ہو، بھابھی صفیہ کی بولی سیکھو تو مانوں۔ سعدیہ زور سے ہنس دی۔ انشاءاللہ یہ بھی سیکھ لینی ہے، دیکھ لینا تم، مشکل تو ہے پر ہے بڑے مزے کی، ہے نا؟ دونوں بہنیں مسکراتی ہوئی اندر چلی گئیں، جہاں چارپائیوں پر نئی چادریں بچھی تھیں۔ دروازوں پر نکھرے ستھرے
पर्दे टंगे थे। हर शय उनके करीने की गवाही दे रही थी और ये खसूसी इंतज़ामात उन लोगों के लिए थे जो आज सादिया को देखने आ रहे थे। आने वाला मुख्तसर काफ़िला लड़के के वालिदैन और शादीशुदा बहन पर मुश्तमिल था। देखने में लोग भले मालूम होते थे। मेहमानों की खूब आवभगत की गई। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। खाना खाकर उन्होंने रुखसत चाही और जाते जाते रजामंदी दे गए। कुछ दिन बाद तुफैल, सुरैया और साद भी लड़का देख आए। घर बार भी अच्छा और लड़का भी। सब्जी मंडी में होता था, माकूल आमदनी थी। घर आकर वो बहुत खुश थी। तुफैल और साद को भी भाए थे वो। 2-3 दिन तक वो इंतज़ार ही करती रही कि कब तुफैल इस सिलसिले में बात करे, मगर वो खामोश था। हार कर उसने खुद ही पूछ लिया कि क्या जवाब दिया जाए। मैं जवाब भेज चुका हूँ उनको। 2-4 रोज़ में हाथ पर रुपया रखने आएंगे वो लोग। 1 दिन पहले बता देंगे आने से। रोटी तोड़ते हुए बड़ी तसल्ली से उसने कहा था, मगर सुरैया के तो पूरे वजूद पर सन्नाटा सा छा गया। बेशक वो खुश थी, मगर ऐसी नाकदरी कि उससे सुलह मशवरा किए बगैर, उसकी मर्ज़ी जाने बगैर बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया। साद ने सुना तो वो भी हैरान हुआ। खैर, बेटी को अच्छा घर मिलने जा रहा था। वो खामोश हो गई। ज़फ़र मामू को सादिया के रिश्ते की खबर मिली तो अपनी बीवी को लेकर दौड़े चले आए। साथ में मिठाई भी लाए और मुबारकबाद देकर आने का मुद्दा भी बयान कर दिया। मैं अपने बेटे अय्याज़ के लिए नादिया बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। एहसास तशक्कुर से सुरैया की पलकें नम हो गईं। उससे पहले कि वो कुछ कहती, तुफैल बोल उठा, ना भाई ज़फ़र, ये तो वट्टे सट्टे वाला मामला हो जाएगा। वट्टा सट्टा कैसे पाजी? वो हैरान हुए। वट्टा सट्टा ही है, एक लड़की तुम लोगों ने दे रखी है। इशारा सुरैया की सिमत था। और दूसरी लेने की बात करते हो। हाँ, ये कैसा वट्टा सट्टा? अगर है भी तो बुराई क्या है? वो मुत्तफिक ना हो पाए थे। ना बाबा ना, वट्टे सट्टे में बदला लेने के चक्करों में लोग बच्चियों को रोल देते हैं। तो फैल ने बड़ी तीखी बात की थी। सुरैया भाई के सामने शर्मिंदा सी हो गई। आपने आपा के साथ ऐसा क्या बुरा किया है जिसके बदले से आप डर रहे हैं? ज़फ़र ने भी ढकी छुपी सही, मगर बात कह दी। वो लम्हा भर को चुप हुआ। जो सलूक उसने सुरैया के साथ रवा रखा था, बेटी को उसकी आँच आने से भी डर लग रहा था। चंद सानिये तक वो ज़फ़र का मुंह तकता रहा, फिर अपनी जोन में लौट कर हाथ झटक दिया। सोच कर बताएंगे, बेटियों का मामला है, ऐसे कैसे एकदम फैसला कर लें। ज़फ़र बहनोई के मिजाज से बखूबी आशना था, सो खामोश हो गया, मगर तन्हाई में सुरैया को समझा गया था। सुरैया, अपनी उम्र तो जैसे तैसे गुजार ली तूने, मगर बच्चियों के लिए ख़ुद को मजबूत बना ले। अय्याज़ अपना बच्चा है, तू अच्छी तरह जानती है उसे। टफ टाइल की अपनी दुकान है और हर किस्म के ऐब से पाक है। तू खुद डट जा और पाजी को इतनी ढील मत दे कि वो अपनी अना को ऊंचा करने की खातिर दर पे आई नेमत को ठुकरा दे। यूं सुरैया तुफैल के सामने डट गई, जो रद्दोकद कर रहा था। कुछ जवान बेटे का साथ जिसने बाप को समझा लिया था, यूं तुफैल को मानते ही बनी। बस फिर देर कैसी। इधर बात पक्की हुई, उधर चिट्ठी लिख दी गई और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। एक तरफ फ़राइज़ से सुबकदोशी की खुशी, दूसरी तरफ बेटियों के दूर चले जाने का दुख। वो अजीब एहसासात का शिकार थी। सुरैया ने ज़िंदगी में पहली बार तुफैल की आंखों को नम होते देखा था। बच्चियां रुखसत हो गई थीं। घर तो क्या, गोया पूरा जहान ही सुनसान लगने लगा। अजीब सी उदासी दरोबाम से टपकने लगी थी। बैलों के गले में पड़ी घंटियां भी सुर्ख हो गईं। तुफैल सुबह शाम बेटियों की राह तकता था। याद तो वो सुरैया को भी आती थी, मगर वो बेहद मुतमईन थी। औरत थी ना, जानती थी घर कैसे बसते हैं। फिर यूं हुआ कि बुढ़ापे ने अपना रंग दिखाया और तुफैल बीमार पड़ गया। सादिया नादिया ने फ़ोन पर बात की तो नकाहत आवाज़ से ही झलक रही थी, बस बच्चियों, बुढ़ापा ही सबसे बड़ी बीमारी है। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, मगर ये नहीं ख़त्म होता। अब तो ये कब्र तक पहुंचा कर ही दम लेगा। उनके पूछने पर बताया तो उनके दिल हलक को आन पहुँचे। अल्लाह न करे अब्बा, आपको हमारी ज़िंदगी भी लग जाए। पिया दे सिधार चुकी बेटियां तड़प उठी थीं। अगले ही दिन ज़फ़र मामू और अयाज़ तुफैल की अयादत करने और नादिया को छोड़ने चले आए। मैंने सोचा पाजी लड़कियों के बगैर उदास हो रहा होगा, इसलिए नादिया कुछ दिन रह लेगी। चलो पाजी के दिल को ढारस ही रहेगी। रात को नादिया ने सादिया को भी फ़ोन कर दिया। सादिया, अब्बा कमज़ोर से महसूस होते हैं, तू भी आ जाना, मिल जा अब्बा को। आज भी कई बार जिक्र कर चुके हैं तेरा। 1.5 दिन गुजरा कि सफदर भी सादिया को छोड़ गया।
दोनों बहनें शादी के बाद पहली बार इकट्ठी रहने आई थीं, सो खूब रौनक लग गई थी। घर फिर से चहकारों से गूंजने लगा। तुफैल को सूरज ढलने के बाद का वक्त बहुत उदास करता था। खामोशी काटती थी, मगर अब यही वक्त उसे बहुत भाता था। तीनों बहनें मिलकर काम करती फिर रही होती और तुफैल उनको देखता रहता था। जब वो कच्चे सहन में पानी का छिड़काव करके कतार में बिछी चरपाइयों पर साफ़ सुथरी रंगीन चांदनियाँ बिछा देती और पायती पर लंबी तय किए हुए सफ़ेद उजले खेस रख देती, जब सिर्फ रोटी पकाने के लिए वो तीनों तवी के गिर्द बैठ जाती, जब उनके कहकहे हवा को भी उठलाने पर मजबूर कर देते। घंटियों की आवाज़ भले से कानों को बेसुरी लगने लगे, मगर अल्लाह हर बेटी को अपने घर आबाद रखे। सुरैया उनकी ओर देखती तो दिल यही दुआ करता था। सुरैया मोहल्ले में किसी की अयादत करके लौट रही थी। दरवाजे पर पहुंचते ही अपने मोटरसाइकिल की मानूस आवाज़ पर गर्दन मोड़कर देखा। दुकान वाला लड़का तुफैल को छोड़ने आया था। सुरैया परेशान सी हो गई कि इसकी तबीयत की वजह से वो मुतफक्किर थी। इलाही खैरियत है, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ। ऐसे ही तबीयत भारी भारी महसूस हो रही थी। साद ने ज़बरदस्ती भेज दिया, हालांकि कहा भी था कि कुछ नहीं हुआ। दोनों घर में इकट्ठे ही दाखिल हुए। जब से बेटियों को ब्याह था तुफैल का मिजाज यकसर बदल गया था। वीरान से सहन को देखकर उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई। हादिया आज स्कूल गई है। इतनी छुट्टियों के बाद सादिया नादिया कमरे में हैं। सुरैया ने शायद उसकी नज़रों को भांप लिया था। तुफैल बरामदे में चारपाई पर बैठ गया। सुरैया ने पानी का गिलास ला थमाया। इस कमरे का पंखा बड़ा ही शोर करता है, बच्चियां सुकून से सो भी नहीं पाती होंगी। पंखे की बाहर तक आती घरर घरर की आवाज़ सुनकर तुफैल ने कहा, शायद इसी वजह से वो उनकी आमद से कतई बेखबर अपनी बातों में मशगूल थीं। सुरैया लेकर बरामदे में ही नीचे चटाई पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और दोनों सिरों से निकलते लंबे लंबे धागों को बल दे देकर पल्लू बनाने लगी। तुफैल वहीं चारपाई पर दराज हो गया। नादिया, मैं मज़ीद नहीं रुक सकती। अब भी बहुत मिन्नतें करके राज़ी किया है सफदर को। उनके अम्मी अब्बू के आगे अर्ज़ी डाली है, फिर कहीं लेकर आए हैं। अब अगर मैंने मज़ीद रुकने का कह दिया तो तूफ़ान खड़ा कर देंगे। कमरे से सादिया की रंजीदा सी आवाज़ उभरी। चारपाई पर आंखें मूंदे दराज तुफैल ने एकदम आंखें खोलीं। सुरैया के तेज़ी से चलते हाथ भी साकिन हुए। जब कभी आने का जिक्र करूं तो तैश में आ जाते हैं। कहते हैं कि सारी ज़िंदगी उधर ही रही हो, अब भी महीना भर में दम निकलने लगा है। सच्ची नादिया, ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं ना कि दिल कट कट जाता है। तुफैल ने दाएं पाँव के अंगूठे से बाएं पाँव के अंगूठे को इस्तरारी अंदाज में मसला। मैं जब कहती हूँ कि अम्मा अब्बा को देखे इतने दिन गुजर गए हैं, तो आगे से कहते हैं कि जिनके माँ बाप नहीं होते वो भी तो गुजारा करते हैं ना, तुम भी कर लो। चोट सीधी तुफैल के दिल को लगी थी। वो लेटे से उठ बैठा। सुरैया की पेशानी मुतफक्किर सी सलवट ज़दा थी, जो सारी ज़िंदगी इस धूप में झुलसी थी। इस धूप की तपिश बेटी पर पड़ी तो कैसी तड़प थी इस औरत के चेहरे पर। ना जाने क्यों मगर वो नज़रें चुरा गया। अल्लाह का शुक्र है सादिया, अयाज तो बहुत अच्छे हैं। मुझे तो महसूस ही नहीं होता कि मैं ससुराल में हूँ। जब मिलने को दिल चाहता है अयाज को कहती हूँ, फ़ौरन ले आते हैं। ना मामी रोकती हैं ना मामू, बल्कि अयाज तो कहते हैं कि बेटियां तो आंगन की चिड़ियां होती हैं, अपने अपने हिस्से का चोगा चुगती हैं और आशियानों को उड़ जाती हैं। इनके लिए आब खोरे और केनालियाँ भरने वाला शाम तक उनका इंतज़ार करता है। चलो हम उनका इंतज़ार ख़त्म करते हैं। नादिया के लहजे में उन लोगों के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी जिनसे तुफैल ने कभी सीधे मुँह बात ना की थी। और मामू कहते हैं कि बेटी का इंतज़ार तो बाप की दहलीज भी करती है। वो कहते हैं कि मैंने अब्बा मियाँ की बेताबियाँ देखी हैं तेरी माँ के लिए। दरवाजे के खटके पर कान धरे रखते थे। सुरैया के गले में गिल्टी उभर कर मादूम हुई। उसने दीवार से टेक लगाकर लब भींच लिए और आंखें मींच लीं। बंद आंखों से गर्म कतरे निकल कर गाल पर बह गए। वो कहते हैं कि जब आपा आती माँ जी जहाँ भर की सौगातें बनाती और हर शय उनकी पसंद की। माँ थी ना, बस ना चलता था कि बादशाहों के दस्तरखान को मात दे डालें। जब अब्बा मियाँ बीमार थे ना तो दिन में 20 बार पूछते थे कि सुरैया आ गई। जब हर बार नफ़ी में जवाब मिलता तो बड़ी लाचारी सी नज़र आती थी उनकी आंखों में। सुरैया ने लबों पर सख्ती से हाथ जमा कर सिसकी का गला घोंटा। और तो किसी तरफ भी कोई परेशानी नहीं, बस सफदर बड़ी ही सख्त मिजाज के हैं। अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात सुनते ही नहीं, आगे सांस नहीं निकालने देते। सादिया की नम आवाज़,
پھر میں سوچتی ہوں کہ اماں نے بھی تو گھر بسایا ہے نا، انہوں نے تو بات بات پر مار بھی کھائی ہے۔ تمہیں یاد ہے نا کیسے ان کی ذرا سی آواز نکلتی ادھر سے ابا ہاتھ اٹھاتے، دیر نہیں لگاتے تھے۔ صفدر کا یہ سکھ تو ہے کہ وہ پسلیاں نہیں توڑتے، سعدیہ بول رہی تھی اور طفیل ثریا کے سامنے پانی پانی ہو گیا۔ اچھا نادیہ تم کسی کو کچھ مت بتانا، ابا کو پتہ چل گیا تو وہ پہلے ہی ٹھیک نہیں، پھر خواہ پریشان ہو جائیں گے۔ جو بھرم بنا ہوا ہے اسے بنا ہی رہنے دو۔ کیا بدلا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں، وقت کا پہیہ اپنا چکر پورا کر کے اسی مکان پر آ گیا تھا، تو پھر اب اتنی تکلیف کیوں؟ دل ثریا کے ضبط اور صبر کا معترف ہوا۔ ثریا نے نم آنکھوں سے طفیل کی طرف دیکھا، وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ طفیل کے اندر کیا بیت رہی ہے وہ کچھ نہ جان سکی۔ تب ہی اس کی آنکھ سے ایک قطرہ ہاتھ کی پشت پر گرا۔ ثریا نے گہرا سانس بھرا۔ آخر عمر میں ہی صحیح، مگر طفیل کو اس بات کا احساس تو ہو گیا تھا کہ جانے والی یا آنے والی بیٹی بہرحال اپنے بابل کی آنگن کی چڑیا ہوتی ہے۔